अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। आसान नहीं खुद का तमाशा बनाना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। नमस्ते साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो धूम और मैं आरजे राघव बहुत बहुत स्वागत करता हूं रेडियो धूम 89.6 के खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। आप सभी जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम में हम रूबरू होते हैं अपने ही अंचल के प्रतिभावान व्यक्तित्व से। और आज हमारे साथ मेहमान हैं श्री प्रमोद कुमार दुबे जी। आप साहित्यकार हैं, हास्य और व्यंग्य लिखते हैं, अधिकतर मंचों में अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को हंसाते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में जानेंगे दुबे जी के बारे में और सुनेंगे उनकी रचनाएं भी। तो दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद जी आपका। दुबे जी, हम इस प्रोग्राम में आगे सुनेंगे आपकी कविताएं, रचनाएं, मगर सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपके बारे में। आप क्या करते हैं, क्या करते थे, अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं, परिवार में कौन कौन है? जी देखिए, मेरा नाम है प्रमोद कुमार दुबे। मेरी पैदाइश रायगढ़ की ही है। जी। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और शौकिया कविता लिखना है। जी। कविता में मैंने विधा चुनी है हास्य और व्यंग्य की। जी। और मैं बता दूं कि मैं नगर के जनवादी लेखक संघ का उन दिनों अध्यक्ष रहा करता था। अच्छा। मुस्तफा हुसैन जी पहले थे, उनके बाद मैं रहा। जिंदल वावा रायगढ़ द्वारा आयोजित हास्य एवं कवि सम्मेलन में शैलेश लोढ़ा जी, मधु पांडे और सुरेंद्र दुबे के साथ मैंने मंची कविताएं पढ़ी है। जी। आकाशवाणी रायगढ़ से भी मेरी कविताओं का लगातार प्रसारण होता रहता है। मैं रायगढ़ में प्रकाशित इनिशिएट अंग्रेजी मासिक पत्रिका का एडिटर इन चीफ रहा हूँ। अरे वाह। कॉलेज के दिनों में जब मैं बीए सेकेंड ईयर में रहा करता था, ये उन दिनों की बातें हैं जब प्रारंभिक रूप से साहित्य के प्रति मेरी रुचि हुई। तो उन दिनों मैं बीए सेकेंड ईयर में, उन दिनों जब मैं था, साहित्य के प्रति मेरी रुचि हुई और मैं छत्तीसगढ़ी एकांकी दिखा करता था। और उन दिनों स्नेह सम्मेलन में मैं मंच पर उसे प्रस्तुत भी किया करता था। अभिनय स्वयं खुद करता था। तो उन दिनों मैंने लिखी थी लबरा और सुखरू समारू सुल्टू। ये दो एकांकी मेरे काफी प्रसिद्ध हुए और स्नेह सम्मेलन में मुझे प्रथम पुरस्कार भी मिला। और शुक्र समारू सुल्टू जैसा जो एकांकी मैंने लिखी थी, उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का सिल्वर मेडल भी मिला। अचानक उन्हीं दिनों मैं जब एकांकी प्रस्तुत किया करता था, तब बीच में जो विराम मिलता था उसमें मैं अपनी चंद लाइनों की कविताएं सुनाया करता था। उन कविताओं में मैं जो था वो अपने कॉलेज के टीचर का गुणगान किया करता था व्यंग्य के रूप में। वो 4 लाइन की वानगी अगर मैं कहें तो सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। पांडे परमार मिश्रा मेहर, ये हमें पढ़ाया करते थे जी। ये बहुत स्ट्रिक्ट थे। परीक्षा में के दिनों में इतने स्ट्रिक्ट थे कि किसी को नकल ही नहीं मारने देते। तो उनके बारे में मैंने जो लिखा था उसे व्यक्त कर रहा हूँ। स्वागत। पांडे परमार मिश्रा मेहर, सबके हैं अपने अपने तेवर। वाह। एग्जामिनेशन हॉल में इनको तू सूरदास कर दे, वर्दे वर्दे वीणा वादनी वर्दे। क्या बात। तो ये मेरी उन दिनों की कविताएं थी जो हास्य व्यंग्य से शुरू हुई और उसके बाद से मैं निरंतर आगे बढ़ता गया। आपने अपने बारे में बताया, कॉलेज के दिनों की भी बात की और आपने जिन जिन के साथ काव्य पाठ किया है। तो हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आपकी कुछ रचनाओं से। तो आप हमें कुछ रचनाएं हास्य व्यंग्य की सुनाएं। जी, सबसे पहले मैं सुनाना चाहता हूँ मेरी वह कविता जो जनवादी लेखक संघ में मैंने पहली बार प्रस्तुत किया था। उन दिनों मुस्तफा हुसैन जी अध्यक्ष रहा करते थे। उनके समक्ष मैंने यह कविता हास्य व्यंग्य की लिखी और उन्होंने उसके बाद यही कहा कि दुबे जी, अब आप हास्य व्यंग्य को ही अपनी विधा बनाइए। क्या बात। तो लीजिए, मैं वही कविता आपके सामने पेश कर रहा हूँ। स्वागत। शीर्षक है प्रयोगवादी कवि। अच्छा। एक कवि ने
अपनी पत्नी को शादी की पहली रात कविता का दिया सौगात। कविता का दिया सौगात, मिलन के पल में छेड़ा विरह राग। आहा। मिलन के पल में छेड़ा विरह राग, पत्नी अकुलाई से झेल न पाई, आंखें जो मूंदी जिंदगी से निजात पाई। आहा। आंखें जो मूंदी जिंदगी से निजात पाई, आकस्मिक दुर्घटना से थानेदार का हुआ पवारा। आहा। आकस्मिक दुर्घटना से थानेदार का हुआ पौबारा, प्रथम दृष्टि में अपराधी बना कवि बेचारा। आहा। प्रथम दृष्टि में अपराधी बना कवि बेचारा, थानेदार कवि पर जलता था। थानेदार कवि पर जलता था। अरे क्योंकि कवि सम्मेलनों में वह उस पर ताने कसता था। आह, क्या बात। कवि सम्मेलनों में वह उस पर ताने कसता था। बड़े दिनों के बाद सुनहरा मौका पाया। बड़े दिनों के बाद सुनहरा मौका पाया, आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया। क्या बात, बढ़िया मुहावरे का उपयोग किया। आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया, कवि को थाने पर बुलवाया और फिर वह उस पर गुर्राया। बोला, कवि तुम हत्यारे हो। कवि तुम हत्यारे हो, कृपा निधान। हत्या मैंने नहीं की है। कृपा निधान, हत्या मैंने नहीं की है, कविता ने की है। यह कविता कौन है? कहाँ रहती है? मेरे दिल में रहती है। थानेदार फौरन सिपाही को आदेश दिया, मृतका पूर्व कवि का पोस्टमार्टम किया जाए। क्या बात। मृतका पूर्व कवि का पोस्टमार्टम किया जाए, कवि के दिल से कविता बाहर निकाली जाए। अरे आज एक हादसा हुआ है, कल और न हो जाए। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज एक हादसा हुआ है, कल और न हो जाए। तभी एक सिपाही दौड़ा आया, मृतका का पोस्टमार्टम रिपोर्ट थमाया। मृत्यु का कारण था ब्रेन हेमरेज। मृत्यु का कारण था ब्रेन हेमरेज। शरीर पर चोटों के निशान नहीं थे। दुर्घटना स्थल के मुआयने पर कोई न शस्त्र मिला, बस सुहाग के सेज पर एक कविता की डायरी पड़ी मिली। क्या बात। बस सुहाग के सेज पर एक कविता की डायरी पड़ी मिली। थानेदार चकराया। अरे कवि उसे चमत्कारी नजर आया। हत्या का सबूत न कोई दिख रहा था, कवि मुफ्त में ही छूट रहा था। थानेदार सोचने लगा और अपने सर के बाल नोचने लगा। क्या सृजन ही हत्या का रीजन हो सकता है? क्या सृजन ही हत्या का रीजन हो सकता है? शब्दों का जाल इतना तगड़ा हो सकता है? थानेदार को व्याकुल देख कवि मुस्कुराया, बोला, श्रीमान क्यों खंभा नोच रहे हो? श्रीमान क्यों खंभा नोच रहे हो? अरे अपने फायदे की क्यों नहीं सोच रहे हो? मुझे पता है केस कमजोर है। सबूत और साक्ष्य के अभाव में न्यायालय से बरी हो जाऊंगा। अरे बदनाम होकर मैं मशहूर हो जाऊंगा। क्या बात, वाह। बदनाम होकर मैं मशहूर हो जाऊंगा। मैं प्रयोगवादी कवि हूँ, मैंने प्रयोग किया है। क्या बात। मैं प्रयोगवादी कवि हूँ, मैंने प्रयोग किया है। छंदों की बंदिशें तोड़कर, रस की 9 बूंदें निचोड़कर,
समास और अलंकार की ताप से मुहावरों का संधि विच्छेद किया है। हाँ, मैंने ये प्रयोग किया है। क्या बात। हाँ, मैंने ये प्रयोग किया है। चाहो तो इसे तुम भी आजमा सकते हो। चाहो तो इसे तुम भी आजमा सकते हो। पत्नी से छुटकारा पाकर प्रेयसी को घर ला सकते हो। पत्नी को छुटकारा पाकर प्रेयसी को घर ला सकते हो। आज यह मुफ्त मिलेगी, अरे कल से लंबी लाइन लगेगी। क्या बात। आज यह मुफ्त मिलेगी, कल से लंबी लाइन लगेगी। मैं जीवन तुम्हारा सुधार दूंगा, अगर तुम मुझे मुक्ति दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या बात। अगर तुम मुझे मुक्ति दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। थानेदार दूरदर्शी था। थानेदार दूरदर्शी था, यद्यपि वह पत्नी पीड़ित था। हाँ। प्रेयसी की चाह रखता था मगर पत्नी से डरता था। प्रेयसी की चाह वह रखता था मगर पत्नी से डरता था। उसने सोचा समझा फिर कवि को पास बुलाया। उसने सोचा समझा फिर कवि को पास बुलाया और हाथ मिलाकर कविता पाठ हेतु अपने घर बुलवाया। और हाथ मिलाकर कविता पाठ हेतु अपने घर बुलवाया, अपने घर बुलवाया। क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने सुनाया। और ऐसे मुझे एक व्यंग्य याद आ रहा है। ऐसे एक कवि थे, उन्होंने अपनी बहुत लंबी कविता सामने वाले श्रोता को सुनाई, तो उस श्रोता की कविता सुन के मृत्यु हो गई। तो फिर केस चला, तो जज ने कहा बताओ कैसे मृत्यु हो गई, तुम्हारी कविता से सामने वाले श्रोता की मृत्यु हो गई, तुम्हें हम मृत्यु दंड देंगे, अंतिम कोई इच्छा हो तो बताओ। तो कवि ने कहा साहब वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए दुबे जी, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और दुबे जी, जैसा कि आपने बताया आप शैलेश लोढ़ा जी के साथ काव्य पाठ कर चुके हैं, तो उस समय आपने उनको कुछ कविताएं सुनाई थी जी। जो उन्हें बहुत पसंद आई थी जी। तो हम चाहते हैं वो कविताएं आप हमें और हमारे श्रोताओं को भी सुनाएं। जिंदल के मंच पर शैलेश लोढ़ा जी, मधु पांडे और डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी आए हुए थे। उनमें एक कवियत्री भी थी, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो उन्हीं के मंच पे रायगढ़ के कवि के रूप में मैं आमंत्रित था। जी। वह मंच जो था हास्य व्यंग्य की कविताओं का था। तो मैंने वहाँ जो कविता सुनाई उसी को मैं आपके समक्ष सुना रहा हूँ। स्वागत है। कविता का शीर्षक है गंजेपन पर रिसर्च। आहा, क्या शीर्षक है आपका। सिर के बाल आते हैं जाते हैं, मगर जब जाकर नहीं आते तब हम गंजे कहलाते। आहा। जब जाकर नहीं आते तब हम गंजे कहलाते हैं। गंजे बहुतायत में पंच रूपों में मिलते हैं। हाँ गौर कीजिएगा, यहाँ जी। शब्दों का दो अर्थ है। जी जी जी। गंजे बहुतायत में पंच रूपों में मिलते हैं। पहला होता है फ्रंटियर, क्या बात। जो सामने से होता है। हाँ। पहला होता है फ्रंटियर, तेज होता है इनका कैरियर। फ्रंट से इनके मैदान होते हैं साहब। खंडहर बतलाते हैं, इमारतें बुलंद थी जनाब। आहा। खंडहर बतलाते हैं, इमारतें बुलंद थी जनाब। बैकवर्ड होता है दूसरा। आहा। बैकवर्ड होता है दूसरा। स्वभाव से होते हैं ये उखड़ा। हाँ। स्वभाव से होता है उखड़ा। सामने से अंधकार, पीठ पीछे देते हैं प्रकाश। आहा। तीसरे होते हैं सेंट्रल। तीसरे होते हैं सेंट्रल। इनको समझना होता है डिफिकल्ट। चिकनी चुपड़ी सी सड़क, दाएं बाएं है घास। आहा, वाह। चिकनी चुपड़ी सी सड़क, दाएं बाएं है घास। पार न इनसे पाओगे, सेंट्रल के गुण होते हैं खास। चौथे होते हैं साइड वर्ड। अच्छा।
चौथे होते हैं साइडवर्ड, लाइन मारे साइड पर। हाँ बालों के जंगल में साइड साइड होती है पगडंडी, आदत इनकी साइड से मारने की अड़ंगी। आहा पांचवें बालविहीन। आहा पांचवें बालविहीन, रूप खलनायक सा लगे स्वरूप। रूप खलनायक सा लगे स्वरूप, कहलाते हैं खलपट। कहलाते हैं खलपट, जिनके माथे पर पड़ी रहती है सदा सलवट। आहा चांदू, अब मैं नामों का वर्णन कर रहा हूँ, जी। किन किन नामों से इन्हें पुकारा जाता है। जी। चांदू, चंदुआ, टकलू, टकला, गंजू, गंजा, बहुनामी, अरे उपनामों से जाने जाते हैं ये चंद्रा स्वामी। आहा वाह वाह। उपनामों से जाने जाते हैं ये चंद्रा स्वामी। गंजों से जब होता है अपनापन, गंजों से जब होता है अपनापन, प्रेम से कहते हैं हेलो माय डियर उजड़े चमन। हेलो माय डियर उजड़े चमन। कुछ गंजे ऐसे होते हैं, अब देखिए यहाँ से मेरा रिसर्च चालू होता है, गणितीय प्रयोग किया हूँ मैंने। आहा क्या बात। कुछ गंजे ऐसे होते हैं जो पत्नी पीड़ित होते हैं। हाँ पत्नी गर्भगृह लक्ष्मी है। हाँ पत्नी गर्भगृह लक्ष्मी है, लक्ष्मी श्री कहलाती है। हाँ पुराणों में भी आप देखेंगे लक्ष्मी को श्री से पुकारा जाता है। जी। लक्ष्मी श्री कहलाती है, पति की मति हर कर वह श्रीमती बन जाती है। वाह 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 क्या बात। पति की मति हर कर वह श्रीमती बन जाती है। बाल विहीन पति जब केवल श्री का रह जाता है, दुर्बुद्धि में वह अपने सर के बाल नोचता जाता है। दुर्बुद्धि में वह अपने सर के बाल नोचता जाता है और अपनी लहलाती फसल बंजर बनाता जाता है। क्या बात। और अपनी लहलाती फसल बंजर बनाता जाता है। गंजेपन पर कहावत प्रसिद्ध है। दूसरा है मेरा रिसर्च, देखेंगे स्वागत। गंजेपन पर कहावत प्रसिद्ध है। सर पर चांद निकलना धनिक होने का प्रतीक है। आह वाह सही है। सर पर चांद निकलना धनिक होने का प्रतीक है। जब मैंने इसका रिसर्च किया तो पाया उल्लू सर से गंजा होता है। हाँ उल्लू सर से गंजा होता है, जो लक्ष्मी जी का वाहन होता है। हाँ हाँ बिल्कुल है। शायद इसीलिए एक गंजे की तुलना दूसरे गंजे से कर दी। शायद इसीलिए एक गंजे की तुलना दूसरे गंजे से कर दी और लक्ष्मी जी की उपस्थिति से उसे धनिक की उपाधि दे दी। आह वाह क्या बात, बढ़िया प्रयोग। सौभाग्य काम निहित व्रत पत्नियां करती करवा चौथ। करवा चौथ करती हैं पत्नियां। सौभाग्य काम निहित व्रत पत्नियां करती करवा चौथ। अरे चंद्र दरस जिसमें सदा होता है सिरमौर। हाँ। चंद्र दरस जिसमें सदा होता है सिरमौर, पत्नियां खुश होती भारी, जिनके पति होते शीश चंद्रधारी। वाह। पत्नियां खुश होती भारी, अरे जिनके पति होते शीश चंद्रधारी। इन्हें न होता है डर चांद के डूबने और छिपने का। आहा क्या बात। इन्हें न होता है डर चांद के डूबने और छिपने का। चांद के अभाव में चांद देख लेती है पति किसी का। आहा वाह वाह। चांद के अभाव में चांद देख लेती हैं पति के सिर का, और प्रबल प्रबल आशंका से मन होता नहीं इनका उदास। और भावी प्रबल आशंका से मन होता न इनका उदास। एक चांद आसमां पे है, एक चांद इनके पास। क्या बात, वाह। एक चांद आसमां पे है, एक चांद इनके पास। गगन में चमके चांद एक, देखिए
यहाँ से मेरी कविता मोड़ ले रही है। जी जी। गगन में होता चांद एक, दूजे चमके मुंड। आहा। अरे ओरिजिनल होता वही, यह उसका प्रतिरूप। धन्य है शशिधर पति परमेश्वर, धन्य है शशिधर पति परमेश्वर। 2 in 1 होता है तेरा करेक्टर, क्या बात। 2 in होता है तेरा करेक्टर। चांद 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 सा होता है, कुछ उबड़ खाबड़ कुछ समतल होता है, कुछ उबड़ खाबड़ कुछ समतल होता है। प्रकाश अवशोषित कर यह दमकता है, अरे आईने जैसा चमकता है। वाह 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 वाह। जिस महफिल में बैठे हो 4 चांद, जिस महफिल में बैठे हो 4 चांद, वह महफिल खुद ब खुद हो जाती है 4 चांद। आहा, उस महफिल में 4 चांद लग जाते हैं। चांद लग जाता है बैठे होते। हे ईश्वर, अब मेरी अंतिम इच्छा और मेरी कामना को देखिएगा। क्या कह रहा हूं मैं इन पंक्तियों में। स्वागत। हे ईश्वर, एक काम करना, किसी गंजे को सब कुछ देना, किसी गंजे को सब कुछ देना, मगर नाखून न देना। हाँ, हाँ। मगर नाखून न देना, अन्यथा गजब हो जाएगा। अरे अपनी गंजी खोपड़ी की वह खाल उधेड़ जाएगा, अपनी गंजी खोपड़ी की वह खाल उधेड़ जाएगा। बहुत बढ़िया आपने सुनाया। और हमने ऐसे एक व्यक्ति से पूछा जिनके सर पे कम बाल थे, फ्रंटियर जो होते हैं। हाँ जी, हमने जी, बोला जी। सर आपको तो सुना है बहुत धन वगैरह मिलता है, दिक्कत क्या होती है? बोले बस एक दिक्कत होती है, जब हम सुबह मुंह धोते हैं तो पता नहीं चलता कहाँ तक धोना है। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। ऐसी समस्याएं भी होती हैं। तो जी। चलिए प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं। और हमने सुना है कि आप गीत भी लिखते हैं। जी, जी। हास्य व्यंग लिखना ये तो एक अच्छी विधा है ही। गीत लिखने के लिए भी बहुत शब्दों को पिरोना पड़ता है, जी। मात्राओं से जोड़ना जी। पड़ता है। तो हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपसे कुछ गीत सुनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे। हम आपको सुना रहे हैं। बहुत पहले मैंने एक लेख पढ़ा था ओशो का, कितना मुश्किल है कठिन हो के सरल हो जाना। इस लेख में उन्होंने मानव जीवन के हृदय की वेदनाओं को एक उम्र के चढ़ाव पे जो होती है उसको व्यक्त किया हुआ था। मैंने उसे कविता में पिरोया। स्वागत। कविता में आप देखेंगे कि इस कविता में मैंने 2 विरोधी शब्दों का प्रयोग किया हुआ। जी। विरोधी कविताओं से, विरोधी शब्दों से आपस में कविताएं किस तरह बनती है, आप उसकी वानगी इस कविता में देखेंगे। स्वागत। कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, कठिन हो के सरल हो जाना। वाह। कितना मुश्किल है, कठिन हो के सरल हो जाना। ठोस पत्थर का आहा। पिघल करके तरल हो जाना। कितना मुश्किल है। बहुत बढ़िया। ये अगली पंक्ति मेरे कॉलेज के दिनों की है। स्वागत। प्यार का वादा किया था न कभी हमने उसे। प्यार का वादा किया था न कभी हमने उसे, वरना आसान न था। आहा। वरना आसान न था। अमृत का गरल हो जाना। वाह वाह वाह। कितना मुश्किल है। और अगली पंक्ति ये आज के वक्त पर आधारित है। स्वागत। वक्त आएगा निभाएगा चला जाएगा। वक्त आएगा
निभाएगा चला जाएगा, किसने रोका है भला। आहा, अरे किसने रोका है भला, आज का कल हो जाना कितना मुश्किल है। वाह, अब चौथी पंक्ति जो स्वागत, है, ये स्वागत। गंभीरता का आवरण ओढ़े हुए है। स्वागत। दर्द की बारिशें आए तो होठ सी लेंगे, दर्द की बारिशें आए तो होठ सी लेंगे। लेकिन अगली पंक्ति में देखिए कितना मुश्किल है। बरसती आँख का, बरसती आँख का थम कर के सजल हो जाना कितना मुश्किल है। अंतिम पंक्ति है। स्वागत। भुला के तुम न कभी डूबे को भूल पाओगे, भुला के तुम न कभी डूबे को भूल पाओगे, सघन घटाओं का, अरे सघन घटाओं का छट कर के विरल हो जाना कितना मुश्किल है। कठिन हो के सरल हो जाना, ठोस पत्थर का पिघल कर के तरल हो जाना कितना मुश्किल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने गाया भी, और जैसा आपने कहा विरोधाभास शब्दों का आपने उपयोग किया, और कुछ गुण आपके आने चालू हो गए हैं। ऐसा लगता है आपके साथ जब हम बैठते हैं तो दो लाइन जैसा आपने कहा उसी से मैं अगले गीत की ओर जाऊंगा कि जब एक पहर होता है जो बहुत समय होता है और एक पल होता है जी, तो बहुत आसान है आपके साथ पहरों का पल हो जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दुबे जी, आपने बहुत बढ़िया गीत सुनाया, और प्रश्न एक हमारे मन में ये आता है कि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जी जी, मगर हम खुद को कभी कभी ऐसा होता है बहुत अकेला महसूस करते जी। हैं। तो उस समय आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं, या कभी आपने या कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे इस तन्हाई और भीड़ के लिए कुछ लिखना चाहिए? जी, 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 और यदि आपने लिखा है तो हमें जरूर सुनाएं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे एक वाकया भी याद आ रहा है। ये है जब मैं दिल्ली गया हुआ था। जी उन दिनों क्या हुआ, दिल्ली में मेट्रो ट्रेन पे मैं कुतुब मीनार देखने जा रहा था। जी तो जैसे ही मैं मेट्रो ट्रेन में चढ़ा, भीड़ खचाखच भरी हुई थी। सारे जो चेहरे थे भीड़ के वो मेरे अपरिचित थे। मैं किससे बात करूं, किससे कुछ बोलूं, ये मन में एक चाहत थी, लेकिन ये मन से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो उन्हीं क्षणों में गीत की मेरी चंद पंक्तियां बुदबुदा उठा मैं, स्वागत। जिसे आज आपको मैं सुना रहा हूं। डसती है दिल को भीड़ की तन्हाइयाँ हमें, वाह। डसती है दिल को भीड़ की तन्हाइयाँ हमें, तन को जला न दे कहीं पुरवाइयाँ हमें,
डसती है दिल को भीड़ की, तन्हाइयाँ हमें। वाह। ये कविता जब लिखी गई तो मौसम सावन का था, पुरवैया हवाएं चल रही थी, मगर मन को वो हवाएं भी रास नहीं आ रही थी। क्या बात। अगली पंक्तियां सुना रहा हूं आपको। हर साख पात फूल चमन, अश्क में पले। आहा। हर साख पात फूल चमन, अश्क में पले। मिलती रही है सदा रुसवाइयाँ हमें। वाह वाह वाह। तन को जला न दे कहीं पुरवाइयाँ हमें। डसती है दिल को भीड़ की, तन्हाइयाँ हमें। अपने हुए बेगाने स्वार्थ के हर ठिकाने, अपने हुए बेगाने स्वार्थ के हर ठिकाने। दिल को डरा रही है अब परछाइयाँ हमें। तन को जला न दे कहीं पुरवाइयाँ हमें। डसती है दिल को भीड़ की, तन्हाइयाँ हमें। अगली पंक्ति है। बन गई है जरूरतें रिश्तों की यहाँ, बन गई है जरूरतें रिश्तों की यहाँ। नजदीकियाँ दिखाती है अब दूरियाँ हमें। तन को जला न दे कहीं पुरवाइयाँ हमें। डसती है दिल को भीड़ की, तन्हाइयाँ हमें। अंतिम पंक्ति है। जख्मों से दिल भरा हुआ, हवाएं जहर भरी। आहा आहा। जख्मों से दिल भरा हुआ, हवाएं जहर भरी। डूबे क्यों कर डुबा रही जिंदगानियाँ में। तन को जला न दे कहीं पुरवाइयाँ हमें। डसती है दिल को भीड़ की, तन्हाइयाँ हमें, तन्हाइयाँ हमें। बहुत बढ़िया आपने गाया इस गीत को। एक एक शब्द, सच में ये भीड़ में जो तन्हाई महसूस होती है
वो बहुत ही चुभनीय होती है, ऐसा लगता है वो दिल को छलनी कर जाएगी। जी, जी। तो अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और हमने सुना है कि आप छत्तीसगढ़ी में भी लिखते हैं। जी, 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 तो बिल्कुल। अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपकी कुछ छत्तीसगढ़ी रचनाओं को सुनना चाहते हैं और अपने श्रोताओं को भी सुनाना जी, चाहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, मैं सुना रहा हूँ जी आपको छत्तीसगढ़ी की एक गीत जिसे मैंने लिखा हुआ है, सुनिए। स्वागत। जियरा हर तड़पे, जी। जियरा हर तड़पे, बिन जल अस मछरी, जियरा हर तड़पे, बिन जल अस मछरी, करम हावे फटहा, सियेनी सियाय, सियेनी सियाय, आखी में आंसू सुखा गे हे ऐसन, आखी में आंसू सुखा गे हे ऐसन, कुधुरा मघर गुंदिया काबर बनाए, ते काबर बनाए। अगली पंक्ति है। उवत सूरज ला जम्मो पापर थे, उवत सूरज ला जम्मो पापर थे, डूबत देख के आखी लामुंद थे, डूबत देख के आखी लामुंद थे, बिनिया के रूप संजाति बदलाए, कैसन नियम ते बनाए, जियरा हर तड़पे, बिन जल अस मछरी, करम हावे फटहा, सियेनी सियाय, सियेनी सियाय। अगली पंक्ति है। सुख के छैया बैठे, रुख हर सुखागे, सुख के छैया बैठे, रुख हर सुखागे, सुखवा के उवत जम्मो मोती लुकागे, सुखवा के उवत जम्मो मोती लुकागे, बनत बनत जम्मो कबूता हर नठाए, कुछ समझ नियाय, जियरा हर तड़पे, बिन जल अस मछरी, करम हावे फटहा, सियेनी सियाय, सियेनी सियाय। अंतिम पंक्ति है। आखी मकई सन अंधरौटी चढ़े है, रसता मामाड़ी भर भर फुतका परे है, मन के माया मोरे मन भर माए, संगी बताते उपाय, जियरा हर तड़पे, बिन जल अस मछरी, करम हावे फटहा, सियेनी सियाय, सियेनी सियाय, आखी मासु सुखागे हे ऐसन, कुधुरा मघर गुंदिया काबर
बनाए ते काबर बनाए। बहुत बढ़िया आपने सुनाया और सच में छत्तीसगढ़ी बहुत ही मीठी बोली है। और जब हम आपको सुन रहे थे तो पहले पड़ाव में हमने देखा कि आप हास्य व्यंग पर कविताएं कर रहे थे और यहाँ आपकी कविताओं में एक गंभीरता दिख रही है। जी, जी, जी। तो ऐसा लगता है कि हास्य कवि के अंदर भी बहुत सारा दर्द छुपा होता है जो कहीं ना कहीं कविताओं और गीतों के माध्यम से आ जाता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा। मगर हम फिर से रस को चेंज करना चाहते हैं जी। और हास्य की तरफ वापस आना चाहते ओके हैं। सर। तो आपसे निवेदन है कि कुछ और हास्य की रचनाएं आप हमें और हमारे श्रोताओं को सुनाएं। जरूर जरूर जरूर। दुबे जी, जी अधिकतर हम सुने हैं हास्य कवि पत्नियों पर लिखते हैं। जी जी तो जी, जी। इसकी कोई खास वजह है? और आप भी बहुत सारी कविताएं लिखे हैं पत्नियों जी पर। जी जी। तो क्या खास वजह है? और पत्नी जी भी लिखती हैं क्या जी कविताएं? हाँ, मेरी धर्म पत्नी जो है कविता लिखती है। जी पहले क्या था, मैं कविता लिखता था जी। और कविता लिखने का समय एकांत का होता है 12 बजे के बाद ही। हम्म कविता लिखता था, 1 बजे 2 बजे पत्नी बगल में सोए रहती थी, उनको उठा देता था, हम्म बोले लो मेरी कविता सुनो। हम्म और बेचारी सुनती रहती थी। हम्म बाद में क्या हुआ, सुनते सुनते हम्म। वो इतनी पारंगत हो गई कि खुद कविता लिखने लगी। वाह। उसके बाद ये माहौल हो गया कि वो खुद कविता लिखती थी। जब मैं उठा के उन्हें सुनाने बैठता था तो बोलती थी मैं लिखी हूँ, इसको पहले सुनिए। वाह। तो ये माहौल रहा है सर। और पत्नी पर जहाँ तक कविता लिखने की बात है, क्या है, हास्य कवि जो होता है जी वो किसी दूसरे को इंगित नहीं करता। हाँ। व्यंग आप करेंगे, हास्य जो भी करेंगे वो कवि स्वयं अपने ऊपर करता है। तो स्वयं अपने ऊपर जब करे तो ढेर सारे चुटकुले बने हुए हैं पति पत्नियों के ऊपर। आप बड़े बड़े कवियों को भी देख लीजिए, अपनी पत्नियों के ऊपर ही लिखते हैं। किसी दूसरे की पत्नी पे लिखो तो यहाँ तो चप्पल खाने की नौबत आ जाएगी। जी। तो इसीलिए जब भी हास्य व्यंग चलता है पति पत्नियों के बीच ही चलता है, और वो जो बेहद सुंदर भी होता है और अच्छा भी होता है। चलिए। तो मेरी अगली कविता जो है दाम्पत्य जीवन पर नोक-झोंक आधारित है ये। जी। बख्शी है जो इज्जत हमें, बख्शी है जो इज्जत हमें, मोहब्बत से बुलाकर आहा, हमने भी छुपा ली है उसे सीने से लगाकर। क्या बात। हमने भी छुपा ली है उसे सीने से लगाकर, मैं जो देखता हूँ वही लिखता हूँ। मैं जो देखता हूँ वो वही लिखता हूँ, और अब सीधे सीधे अपनी औकात पर आता हूँ। क्या बात। अब सीधे सीधे अपनी औकात पर आता हूँ। मैं सर दर्द की गोलियां नहीं बांटूंगा, मैं सर दर्द की गोलियां नहीं बांटूंगा, न ही दूसरों की तरह आपका दिमाग छाटूंगा। आहा, क्या बात। मेरे देश का, मेरी कविता अब शुरू हो रही। जी। मेरे देश का हर इंसान जीता है इज्जत के लिए, जीता है इज्जत के लिए, मरता है इज्जत के लिए, और काम करता है इज्जत के लिए। देखेंगे आप, गौर फरमाइएगा। जी। और काम करता है इज्जत के लिए। जनाब, इज्जत का नाम इज्जत से लीजिए। जनाब, इज्जत का नाम इज्जत से लीजिए। एक इज्जत तो आप जानते हैं, अब दूसरी इज्जत हम बताते हैं। देखिए जी। मेरे देश में औरतों को, लड़कियों को, बहुओं को, बेटियों को इज्जत कहा जाता है। औरतों को, लड़कियों को, बहुओं को, बेटियों को इज्जत कहा जाता है। उन्हें सम्मान और आदर दिया जाता है। इज्जत को इज्जत के साथ रखा जाता है। आहा। यारों, आपने पहले कविता सुन ली है मेरी, अब जरा अगली कविता थोड़ा मोड़ ले रही है। जी। ध्यान रखिएगा और जरा गौर फरमाइएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। यारों, आजकल मेरे घर में मेरी इज्जत ही नहीं है। गौर फरमाइएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जी 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 जी। यारों, मेरे घर में आजकल मेरी इज्जत ही नहीं है। अरे मायके गई हुई है।
मायके गई हुई है, मन को चैन ही नहीं है। हाँ। मन को चैन ही नहीं है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, कई लोग इज्जत के साथ बैठे हुए हैं। कई लोग इज्जत के साथ बैठे हैं। साथ में जो इज्जत लाए हैं वो बड़ी ही शिद्दत के साथ बैठे हुए हैं। वो बड़े ही शिद्दत के साथ बैठे हैं। सच कहूं, जिनके घर इज्जत नहीं होती, जिनके घर इज्जत नहीं होती, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। हमारे क्रिकेटर जब भी विदेश खेलने जाते हैं, अपनी पत्नी को साथ ले जाना चाहते हैं। अपनी पत्नी को साथ ले जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वे इज्जत के साथ जाना चाहते हैं और इज्जत के साथ आना चाहते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात, बढ़िया व्यंग। क्योंकि वे इज्जत के साथ जाना चाहते हैं और इज्जत के साथ वापस आना चाहते हैं। एक आदमी अपने पड़ोसी को पटक पटक कर मार रहा था। एक आदमी अपने पड़ोसी को पटक पटक कर मार रहा था। जब मैंने पूछा तो बताया, यह आदमी मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। यह आदमी मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। अरे बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पड़ोसी की इज्जत प्यारी होती है। वाह। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पड़ोसी की घर प्यारी होती है। पत्नी घर की इज्जत है, पति होता है इज्जतदार। क्या बात। पत्नी घर की इज्जत है, पति होता इज्जतदार। एक तराजू के दो पल्ले, इनसे चलता दाम्पत्य जीवन संसार। क्या बात। इनसे चलता दाम्पत्य जीवन संसार। तो बहुत बढ़िया आपने बताया। और एक डर भी रहता है, हमने सुना है जी, पत्नियों से लोग डरते हैं। जी। तो किसी ने कह दिया, जो भी अपनी पत्नी से डरते हैं वो एक लाइन में लग जाएं। हाँ। और जो नहीं डरते हैं वो दूसरी लाइन में खड़े हो जाएं। हाँ। तो देखे तो पहली लाइन 1.5 किलोमीटर लंबी हो गई। दूसरी लाइन में एक व्यक्ति खड़ा था। हाँ। वो भी आपके जैसा ही होगा। मेरे जैसा। हाँ। चलिए। तो उनसे पूछा गया, क्या आप हाँ। अपनी पत्नी से डरते नहीं हैं इसलिए पहली लाइन में नहीं गए? बोले ऐसी बात नहीं है, मेरी पत्नी बोल के गई थी कि यदि यहाँ से हिले तो फिर खैर नहीं। और आपने जैसा कहा पत्नी भी आपको सुनाती है। तो ऐसे एक कवि महोदय थे, अपनी पत्नी को कविताएं सुनाते थे। तो पत्नी उनको 1000 रुपये देती थी। तो उन्हें लगता था कि बहुत बढ़िया कविता मैंने सुनाई, इसलिए 1000 रुपये दिया पत्नी ने। जी। मगर पत्नी कहती थी, ये लो 1000 रुपये, अब मत सुनाना। तो ऐसा भी कभी हो सकता है। तो चलिए प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ। और हम जानना चाहते हैं कि आप इतने समय से हास्य व्यंग लिख रहे हैं, कई लोगों से मिले होंगे, आपके प्रेरणा स्रोत कौन हैं जिन्हें सुनकर आपने हास्य लिखना चालू किया या कविता लिखनी चालू की? जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। बचपन में मेरे मामा श्री जो थे, उमा शंकर दुबे, वो काका हाथी के साथ कुंडलियां लिखा करते थे। काका हाथी से उनकी बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। उनकी लिखी कविताओं को मैं सुना करता था और वहीं से मेरी प्रेरणा जगी है और मैं हास्य व्यंग पर अपनी कविताएं लिखना शुरू किया हूँ। मगर विधा दोनों की अलग थी। देखिए, मैं यहाँ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी भी व्यक्ति का नकल मत कीजिए, क्योंकि नकल कर लेंगे तो आप अपनी पहचान है वह आप खो देंगे। तो अपनी पहचान आप खुद बनाइए, किसी दूसरे की नकल को मत उतारिए। बहुत बढ़िया आपने कहा। और समय का सच में आपके साथ पता ही नहीं चला, हम आपकी कविताएं सुनते रहे। जी। तो अब हम जाते जाते चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को कोई संदेश जो आप देना चाहें। जी, मैं यही कहूँगा कि ये रेडियो धूम जो है आपने प्रारंभ किया है, एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। आप इसे आगे बढ़ाते रहिए। इसमें क्या है, नगर के जो हैं टैलेंटेड जो कलाकार हैं वो सामने आएंगे और मैं प्रणाम करता हूँ आपकी इस प्रयास को। बहुत ही अच्छा प्रयास रेडियो धूम ने किया हुआ है। मैं धन्यवाद भी कहता हूँ इन्हें, रेडियो धूम को, जिन्होंने मुझे
इस कार्यक्रम में बुलाया और प्रोत्साहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। तो साथियों, ये था आज का प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे मेहमान थे श्री प्रमोद कुमार दुबे। और आज के इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा पवन दिव्यांशु मिश्रा का। इसका संचालन किया आपके दोस्त आरजे राघव ने और इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अब हमें दीजिए अनुमति, हम मिलेंगे आपसे फिर किसी प्रोग्राम में। मगर आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार।